हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे अपने अपने घरों में। और स्वागत है आपका आज फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज क्या टॉपिक है? तो दोस्तों, आज कुछ इस तरीके से कोई हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है। हिस्ट्री क्या ही कहूँ मैं। तो आज है एक बेबस मजबूर आईएएस ऑफिसर की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आईएएस ऑफिसर जो कि यूपीएससी की कड़ी परीक्षा पास करने के बाद एक इंसान बनता है और उसकी कड़ी मेहनत वो करता है और कड़ी लगन से एक आईएएस ऑफिसर बनता है। देश में नेता और सरकार को छोड़ दें तो दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति जो है आईएएस अधिकारी होता है। नेता और अफसर तो बदलते रहते हैं लेकिन अधिकारी नहीं बदलते। सरकार बदलने से होता केवल इतना है कि नौकरशाहों का विभाग और कार्य क्षेत्र बदल जाता है, उनके रुतबे में कोई कमी नहीं आती है। सोचो, एक आईएएस बनने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को। और जब वह आईएएस बन जाते हैं, यानी कि उस दिन सोचिए दोस्तों, अभी मैंने एक मूवी भी देखी थी 12th फेल। तो आप सोचिए कि कितनी कड़ी मेहनत एक बच्चा करता है और जब वो मेहनत करता है तो उसी समय से उसके परिवार वालों के मन में ये उम्मीद जाग जाती है या उम्मीद पैदा हो जाती है कि एक दिन हमारा बेटा आईएएस जरूर बनेगा, यानी कि अफसर जरूर बन जाएगा। और जिस दिन वो पल आता है, जब वो रिजल्ट आता है, तो सच में ऐसा लगता है, वो पल ऐसा लगता है कि बस हमने जंग जीत ली है, जो जंग थी वो जीत ली है। तो वो क्षण इतने महत्वपूर्ण होते हैं और इतने मतलब परिवार तो छोड़ो, खुशी में खानदान में पूरे खुशी की लहर गूंज जाती कि भाई खानदान में एक अफसर बन गया। जी हाँ दोस्तों, इतनी खुशी की लहर जो है पूरे परिवार में छा जाती है। माँ बाप को भरोसा हो जाता है कि अब बेटा अफसर बन गया है, हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि अब बेटा तो अफसर बन गया है, अब उसके साथ क्या बीतने वाली है, ये किसी को नहीं पता होता है दोस्तों। तो जितने भी बच्चे मेरी ये वीडियो देखने जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज़रूर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की जो मुझे नहीं लगता दुनिया में इस आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा बेबस मजबूर इंसान कोई होगा दुनिया में, सीरियसली। क्योंकि आईएएस ऑफिसर तो बन गए लेकिन बहुत बेबसी, बहुत मजबूरियों का इनने सामना किया। मतलब कि आईएएस ऑफिसर क्या बने, इनके उल्टी गिनती बुरे दिन शुरू हो गए। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आप लोगों को अभी आगे पता चलेगा। तो घर में घर वालों से लेकर पूरा खानदान सातवें आसमान पे होता है दोस्तों। लेकिन आईएएस अफसर बनने के बाद जब वह ड्यूटी ज्वाइन करता है तो ऐसा होगा या उसकी ज़िंदगी इस तरीके से करवट बदलेगी दोस्तों, ये कोई नहीं सोचता है। सभी बच्चों को लगता है कि अब तो ज़िंदगी, भाई अब तो अफसर बन गए हैं, मतलब ज़िंदगी सफल हो गई पूरी, ऐसा सभी बच्चों को लगता है। और वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और वहीं जब वो आईएएस ऑफिसर किसी नेता के अंडर काम करता है तो वो अनपढ़ जाहिल नेता एक आईएएस ऑफिसर को इस कदर ट्रीट करता है, इस तरीके से अपने नौकरों से भी बदतर तरीके से ट्रीट करता है। तो दोस्तों, आज का केस है चंपा विश्वास। जी हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे दोस्तों ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो एकदम से एक वीडियो मेरे सामने आई कि चंपा विश्वास। अगर आपको कभी आप अपनी ज़िंदगी से मायूस हो ना, एक बार इस केस को ज़रूर पढ़ना और इस केस को ज़रूर सुनना। मुझे नहीं लगता एक आईएएस ऑफिसर होने के बाद भी कोई इंसान इतना मजबूर, इतना असहाय हो सकता है। तो चंपा विश्वास, मैं शब्द नहीं है मेरे पास जो बोलते हैं कि
औरतों के साथ जो दुष्कर्म होता है, तो वही इस आईएएस ऑफिसर की पत्नी बीबी विश्वास, जो आईएएस वो ऑफिसर हैं वो बीबी विश्वास हैं, और उनकी पत्नी का नाम चंपा विश्वास। तो एक आईएएस की पत्नी से 2 साल तक होता रहा दुष्कर्म। तूफान मचा तो क्या हुआ? तो दोस्तों 2 साल तक उस औरत की बेबसी क्या रही होगी कि एक आईएएस अधिकारी की पत्नी होने की क्या उसको सज़ा मिली है ये, या एक औरत होने की उसको सज़ा मिली है? तो बात है चंपा विश्वास कांड की और लालू राज के दौर की। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 1990 के बाद से 2005 तक का वो दौर था। सरकार के चहेते नेताओं के सामने सभी बेबस होते थे। यह कहानी है एक ताकतवर नेता के परिवार और बिहार के एक आईएएस अफसर की पत्नी से जुड़ी है। तो दोस्तों, जब सत्ता पे कोई एक ऐसा इंसान बैठ जाता है ना, जो बिल्कुल अपने घमंड में चूर, और मैं क्या ही कहूँ उस इंसान के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। तो सत्ता पे अगर ऐसे जाहिल लोग और इस तरीके के लोग अगर बैठ जाते हैं तो प्रजा का यही हाल होता है दोस्तों। मैं इसे जंगल राज भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जंगलों में भी ऐसा नहीं होता है जैसा इंसान एक इंसान के साथ करता है। ये गुंडा राज है, ये गुंडा राज ही मैं इसे कहूँगी। मैं किसी भी पार्टी की फेवर में बात नहीं करती हूँ दोस्तों, मैं इंसानियत के फेवर में हमेशा बात करती हूँ। अगर मुझे किसी पार्टी के फेवर में बात करनी होती तो मैं वो बात कर करके यहाँ पे अपनी वाहवाहियाँ लूट रही होती। लेकिन क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और मैं भी एक आम इंसान ही हूँ, मैं कोई नेता वेता की कोई बेटी तो हूँ नहीं, ना ही पत्नी हूँ। तो मुझे पता है कि एक आम इंसान पे जब ऐसा कुछ गुजरता है तो उसकी क्या हाल होता है उसका। तो दोस्तों, जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कोई कहानी नहीं है, ये असलियत है। एक आईएएस ऑफिसर की मजबूरी, उसकी बेबसी की कहानी, उसके पत्नी की जो 2 साल तक ये सब कुछ सहती है। तो दोस्तों, कहानी ये शुरू होती है 18 जुलाई 1990 को। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की शादी चंपा विश्वास से होती है। 2 नवंबर 1995 को पटना के बोली रोड पर शिफ्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईएएस ऑफिसर जब बनते हैं फिर उसके बाद उनकी शादी हुई और वो पहुंचते हैं पटना। तो बीबी विश्वास को समाज कल्याण विकास विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी मिलती है। बिहार समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और आरजेडी विधायक और ताकतवर नेता हेमलता यादव को बनाया जाता है। बीबी विश्वास को हेमलता यादव के पास ही मिलता है घर, जो उनको अलॉट होता है, जो कमरा उनको क्वार्टर कह लो, हमारे उसमें तो यही कहते हैं आर्मी वगैरह में। तो ये उन्हें हेमलता के बिल्कुल बगल वाला क्वार्टर उन्हें अलॉट होता है। तो रसूखदार हेमलता यादव के 27 साल का जो बेटा होता है वो उस समय पे डीयू हिंदू कॉलेज में स्टूडेंट होता है दोस्तों। उसकी गंदी नज़र जो है पड़ती है आईएएस अधिकारी की पत्नी पे, यानी कि चंपा विश्वास पे। बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास पर थी उसकी गंदी नज़र। कहानी शुरू होती है फिर 7 सितंबर 1995, जब एक दिन अचानक से बीबी विश्वास के घर का लैंडलाइन फ़ोन बजता है। तो कॉल उठाती है चंपा विश्वास। चंपा विश्वास कॉल उठाती हैं। फ़ोन पर हेमलता यादव बोल रही होती हैं और फ़ोन पर कहती हैं कि नौकर की हालत कुछ ठीक नहीं है, कुछ सहायता करने के लिए आ जाओ। यानी कि कुछ सहायता करने के लिए एक तरीके से वो ऑर्डर ही था, मैं तो यही कहूँगी कि ऑर्डर दिया उन्होंने कि नौकर की हालत ख़राब है तो तुम ज़रा आ जाओ। चंपा जो है मान जाती है कि हाँ, बोलती है मैं अभी आती हूँ। झट से बाहर से दरवाज़ा जो है, जब चंपा हेमलता के घर पर पहुँचती है
तो वो उन्हें एक कमरे की तरफ ले जाती हैं कि यहाँ नौकर है तो तुम जाओ उसकी सहायता करो। तो जैसे ही चंपा विश्वास कमरे के अंदर जाती है वो झट से बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। तो दोस्तों एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन हमेशा से रही है और होती है, हमेशा ही रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक औरत को देख के जलती है, कुड़ती है, पता नहीं सोचती कि ये इतने अच्छे से कैसे रह रही है या जो भी है। लेकिन एक माँ की हैसियत से, एक औरत की हैसियत से बड़ी ही घिनौनी हरकत थी दोस्तों। तो वो जो है बाहर से कुंडी लगा देती है और अंदर चंपा विश्वास, अंदर होता है उनका बेटा मृत्युंजय यादव, जो जबरन उनके साथ जो है उनका शोषण करा जाता है। फिर जबकि ये उस समय हो रहा होता है जब आरजेडी के नेता उस दौरान हेमलता के घर पे ऑलरेडी मौजूद थे और बाहर बैठे हुए थे। वो सब कुछ उन्हें पता था, लेकिन कुछ आवाज़ उन्होंने नहीं उठाई बल्कि अट्टहास करते रहे। तो दोस्तों, रेप के बाद, दुष्कर्म के बाद हेमलता यादव चंपा को धमकी देती है कि ये जो कुछ भी घटना की जानकारी अगर तुमने बाहर दी किसी को भी, तो तुम्हारा जो है सारा जो वीडियो अंदर बना लिया गया है वो वीडियो हम वो जो है तुम्हें बदनाम कर देंगे, सबको दिखा देंगे। क्योंकि आज की भाषा में तो वायरल करना होता है, लेकिन उस समय फ़ोन तो थे नहीं, तो सबको दिखा देंगे, तुम्हें बदनाम कर देंगे और पूरे घर परिवार को मार डालने की भी धमकी दी जा रही थी। तो इसके बाद मृत्युंजय यादव बार बार ऐसा करता रहा। वो जब चाहे चंपा के घर पर पहुंच जाता और दुष्कर्म करता मृत्युंजय के, चंपा का, बल्कि वो चंपा का ही नहीं, उनकी 2 भतीजियां जो उसका विरोध करती हैं, तो वो उनके साथ भी यही दुष्कर्म करता है। और ये सिलसिला दोस्तों जारी रहता है 2 साल तक। जब जो है मृत्युंजय यादव वहाँ उस क्वार्टर में आता है अपनी माँ के घर, वो तब चंपा को या तो अपने यहाँ बुलाता है या फिर उसके यहाँ चले आता है। ऐसा करते करते दोस्तों वो आईएएस अधिकारी की बीवी ही नहीं, उनकी माँ का भी शोषण करता है। माँ जब विरोध करती है तो आईएएस अधिकारी की माँ को भी वो नहीं बख्शता है, उसके साथ भी वो यही हाल करता है ऐसे। और यही सब करते करते कई लोगों ने उसका विरोध किया, जिसने भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई उसने उसके साथ यही किया। आईएएस अधिकारी की 2 भतीजियों के साथ यही किया और एक के बाद एक 2 नौकरानियों के साथ भी उसने यही किया। तो जो चंपा विश्वास को बचाने जाता मृत्युंजय, उसके साथ वही सब करता। तो दोस्तों 2 साल तक ये जो है सिलसिला चलता रहा और इस बात की खबर आईएएस अधिकारी को भी नहीं थी। ऐसा करते करते चंपा विश्वास जो है प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, तो वो अपनी माँ के पास जाती है, वहाँ से वो अबॉर्शन करा लेती हैं, गर्भपात करा लेती हैं। क्योंकि उन्हें, आप समझ सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति क्या थी और किस तरीके की थी, और इससे वो अपना ऑपरेशन भी करा लेती है, गर्भाशय ही निकाल लेती हैं, या जो भी कहते हैं नसबंदी वगैरह, इस तरीके से वो अपना ऑपरेशन भी करा लेती है। जब 2 साल बाद ये बात जो है पानी सर के ऊपर चढ़ गया था दोस्तों, मृत्युंजय ने हर किसी के साथ वही किया, जो भी चंपा को बचाने आया उसने हर किसी के साथ यही किया। तो इस तरीके का गुंडा राज जो है उस समय पे चल रहा था। तो आप सोचिए कि उस आईएएस अधिकारी की पत्नी जो नई नई शादी करके गई होती है अपने पति के साथ कि मैं अपना एक नया संसार बसाऊंगी, अपना नया घर बसाऊंगी, उसके साथ ये सारी घिनौनी हरकतें होती है, सिर्फ और सिर्फ एक गंदे मानसिक रोगी इंसान की गंदी नीयत के चलते, और वही नहीं, वही उसकी मानसिक रोगी माँ के चलते। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने अपना ऑपरेशन भी करा लेती हैं। जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है तो वो जो है अपने पति को बताती हैं। तो पति को जब ये पता चलता है तो उसके पैरों से तो ज़मीन ही खिसक जाती है, उसके पैरों के तले ज़मीन नहीं रहती है दोस्तों। वो ये सोच नहीं पाता है कि ये क्या हुआ उसके साथ। अंत में आईएएस बीबी विश्वास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के से इस बात की चर्चा करते हैं। पुलिस अधिकारी एक आईएएस की सहायता करने के बदले उन्हें
चुप रहने को कहते हैं, सब कुछ सहते रहने की सलाह देते हैं। 9 कैसा गुंडा राज है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब चंपा विश्वास और उनके आईएएस पति बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के पास पहुंचते हैं, उन्हें उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। राज्यपाल की पहल पर 1997 में मृत्युंजय को जो है गिरफ्तार होता है। 1997 में मतलब कि वो राज्यपाल जो है थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन मामला जो है ज़्यादा तूल तब पकड़ता है जब विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास कांड का खुलासा करा। सबको चौंका दिया, खुलासा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार में जंगल राज है, एक आईएएस अफसर का परिवार महफूज नहीं है, कानून व्यवस्था चौपट है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह कौन सा समाज है जिसमें एक आईएएस अधिकारी का परिवार ही सुरक्षित नहीं है। 1997 में मृत्युंजय को गिरफ्तार होना होता है, मृत्युंजय गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो हेमलता यादव है मृत्युंजय की माँ, वो फरार हो जाती है। मीडिया में सुर्खियों में ये मामला बना रहता है। 2 माह तक हेमलता फरार रहती है। 2 महीने बाद हेमलता ने सरेंडर, जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाता है तो हेमलता जो है सरेंडर कर लेती है। तो दोस्तों मामला जो है वहीं के सिविल कोर्ट में चलता है। सिविल कोर्ट में उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 10 साल की सज़ा मृत्युंजय यादव को और 5 साल की सज़ा हेमलता को। लेकिन 5 साल ऑलरेडी हो चुके थे, वो काट चुकी थी, तो उन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो फिर मृत्युंजय और हेमलता यादव कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में गुहार लगाते हैं, और हाई कोर्ट का ऐसा फैसला होता है दोस्तों जो आप लोग सोच नहीं सकते। इस तरीके का हाई कोर्ट का फैसला होता है। हाई कोर्ट उन्हें बरी कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, नेता है, एमएलए रह चुकी है, तो इनमें तो ये सब चलता ही रहता है दोस्तों। कब क्या किससे ये तो बाहर आ गया किस्सा। 2 साल तक चुप था, 2 साल तक लोग चुप थे। कई किस्से ऐसे होंगे जो आज तक बाहर आए ही नहीं होंगे। तो नेता थी तो पता नहीं हाई कोर्ट ने ऐसा कैसा फैसला लिया। उन्होंने उन्हें सिर्फ और सिर्फ 5 साल की सज़ा सुनाई मृत्युंजय को। जो उसकी 10 साल की सज़ा थी वो 5 साल में कन्वर्ट हो गई, और वो 5 साल की सज़ा वो काट ही चुका था, तो उसको रिहाई मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जब जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो चंपा विश्वास और उनके पति पहले तो वहाँ से चले गए, दिल्ली आ गए, और दिल्ली से फिर जब पटना से झारखंड अलग हुआ तो फिर वो वापस झारखंड चले गए। फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी दोस्तों, आईएएस अधिकारी की, वो बीमार ही रहते थे, तो फिर उनकी मृत्यु हो गई और चंपा विश्वास वापस कोलकाता अपनी माँ के घर चली गई। चंपा विश्वास को मिली गुमनामी, मृत्युंजय और उसकी माँ को मिली आज़ादी। तो दोस्तों ये है एक तरीके का, क्या कहें इसको, क्या है ये सब चीज़। मतलब कि एक जो पद दिया जाता है उस पद पर बैठ करके इंसान अपने आप को भगवान क्यों समझने लगता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा इंसान कहने के लायक नहीं है पहली बात तो, और वो औरत कहलाने के लायक नहीं है जो दूसरी औरत के साथ ऐसा करती है। वो खुद भी एक औरत होती है लेकिन औरत कहलाने के लायक नहीं है। तो इस तरीके का राज होता है दोस्तों, हुआ है। इसमें एक आईएएस अधिकारी को क्या मिलती है, और वो लालू प्रसाद के पास भी जाते हैं उस समय पे कि ऐसे ऐसे करके आपके नेता ने ऐसा किया है, मेरी बीवी को बचा लो, मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं चुप रहो और भूल जाओ, आगे बढ़ो। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द होते हैं उनके। तो नेता दोस्तों कभी भी ऐसा चुनिए, आप लोग जो है जनता है, सब कुछ आप लोग के हाथ में होता है। नेता ऐसा चुनिए जो थोड़ा सेंसिबल हो,
पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब इंसान पढ़ता है तब उसके दिमाग का विकास होता है, और दिमागी विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल सत्ता पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें अता पता कुछ नहीं है। और एक आईएएस ऑफिसर कितना बड़ा पद होता है दोस्तों, कितना ही, एक नेता के बाद मेरे ख्याल से एक वही पद है जिसका इतना सम्मान है देश भर में। और बच्चे कितनी पढ़ाई करके जाते हैं, कितनी मेहनत दिन रात एक करके जाते हैं, और उनको मिलती है नाइंसाफ़ी। नाइंसाफ़ी मिलती है। इंसाफ के नाम पे क्या दिया जाता है? गुमनामी, 100 तरीके की बीमारियां। तो दोस्तों मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, ये कोई क्राइम केसेस मैं यहाँ पे नहीं बताती हूँ, लेकिन जो ये आईएएस ऑफिसर का केस है, ये मैं मजबूर हो गई ये सब बताने के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि बच्चे इतनी मेहनत करके जाते हैं और जैसे ही वो अफसर बनते हैं तो उन्हें लगता है उनकी ज़िंदगी अब सुधर गई है, ज़िंदगी पार हो गई है। लेकिन जब उन लोगों के साथ ही वो लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान तो फिर आम इंसान है, वो तो कीड़े मकोड़ों से भी गया गुजरा है। मैं तो ये मानती हूँ। जब आईएएस ऑफिसर का परिवार है, उस परिवार पे क्या गुजरी होगी वो 2 साल। वो 2 साल के बाद भी जब हाई कोर्ट का इस तरीके का फैसला आता है, आप लोगों को पता ही है हाँ, कोर्ट में कितने ही केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। कोर्ट उल्टा उन पे ही इल्ज़ाम लगा करके उनको बाइज्जत बली करती है हाई कोर्ट। तो दोस्तों ये केस एक ऐसा केस है जिसको जैसे ही मैंने इसके बारे में पढ़ा, पहले तो मैंने रील देखी, फिर जब इसके बारे में पढ़ा तो मैं कुछ सोचने समझने की शक्ति कुछ नहीं बची मेरे पास कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। क्या ये नेता, क्या ये इतनी कड़ी परीक्षा दे करके जाते हैं सत्ता पे? इनके लिए भी एग्ज़ाम होना चाहिए दोस्तों। ये देश चलाने का काम करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के भरोसे नहीं बैठने चाहिए। इनके लिए भी रिटन क्वालिफाई एग्ज़ाम होने चाहिए, जिससे जो क्वालिफाई करेगा वही इलेक्शन लड़ सकता है। इस तरीके के एग्ज़ाम इन लोगों के लिए भी होने चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि वो इस कुर्सी पर किस तरीके से बैठे हैं, पैसों के दम पे ना हो करके। इलेक्शंस तो आजकल कैसे हो रहे हैं सभी को पता है, तो इस तरीके से होना चाहिए। इनके लिए भी एक क्वालिफाई एग्ज़ाम ज़रूर निकलना चाहिए, तब इन्हें पता चलेगा कि जो भर्तियां जो लीक होती हैं, पेपर लीक होता है, उसका क्या असर पड़ता है बच्चों पे, वो इनको भी पता होना चाहिए। और हमेशा क्वालिफाई ही चुनाव लड़ने लायक होना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग इस मामले में क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। और ये थी एक बेबस आईएएस अधिकारी की कहानी जो अपने परिवार को नहीं बचा पाया। सोचो कितना वो मजबूर होगा उस समय पे, ऐसा मन करता होगा उसको कि मैंने ये आईएएस की नौकरी क्या चुनी, मैंने तो अपने लिए नर्क चुन लिया, जीते जी नर्क चुन लिया। तो आज का व्लॉग मैं अपना यहीं पे अंत करना चाहूँगी, और आशा करती हूँ आपको ये जानकारी आज ठीक अच्छी क्या लगेगी। मतलब ये जानकारी तो मैंने लोगों को पता होना चाहिए कि इनके इस तरीके का भी हुआ है हमारे देश में, तो इस लोगों को पता होना चाहिए। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें। और मिलती हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में, नई वीडियो में। देखते हैं क्या लेकर के आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।